आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात लेकर के हम फिर हाजिर हैं आपके पास। कानून की बात में हम कोशिश यह करते हैं कि कानून से जो आपको फायदे पहुंचने हैं उन फायदों के बारे में बताएं, और यह बताएं कि कानून की कहीं अगर लड़ाई आपको लड़नी है तो आप सिर्फ इसलिए कि आप असमर्थ हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है, आप दिव्यांग हैं, चल नहीं सकते हैं, या समाज के ऐसे हाशिए पर बैठे हुए हैं जहां भोजन भी मुश्किल है, वैसी स्थिति में भी कानून से आप अपनी लड़ाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते हैं, और ये सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से दिया जाएगा। एडवोकेट भी, स्टाम्प ड्यूटी भी, सब कुछ कागज लिखने से लेकर के सब कुछ व्यवस्था वहां होती है। तो हम जब बताते हैं तो बताने का हमारा उद्देश्य यही है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिन मामलों को आप बगैर खर्चे के भी 100% सुलझा सकते हैं। और पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो खास करके पारिवारिक मामले जो हैं, संपत्ति के मामले हैं, इसमें से अधिकतर मामले मध्यस्थता से ही सुलझाए गए हैं। अभी मध्यस्थता मीडिएशन में पारिवारिक और संपत्ति के मामले क्या हैं, कैसे सुलझाए जाते हैं, आज कानून की बात के इस एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झालसा के मध्यस्थ पी के डेविड साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डेविड साहब, हम ये आरंभ करते हैं कि हमारी दुनिया जिस तेजी से बदली है उसमें मुख्य रूप से पैसा, संपत्ति और मैं, ये तीनों प्रमुख हो गया है। इसमें विवाद बहुत बढ़ने लगे हैं। पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं तो पति का पैसा अलग है, पत्नी का पैसा अलग है, बच्चे का पैसा अलग है, और तुमने हम पर इतना खर्चा किया, तुमने इस पर इतना खर्चा किया, उसके लिए खरीद लिया, उसके लिए वो खरीद लिया। ये सारी स्थिति है। परिवार में इस तरह के विवाद, संपत्ति का विवाद भी है। दूसरे विवाद हो गए हैं कि भाई हम कमाते हैं उसमें तुम ज्यादा खर्च कर देते हो, तुम अपनी कमाई में से कम खर्च करते हो। तो ये सारे मामले जो फिर आपको क्या नाम है, बैंक गारंटी के रूप में चेक दे देना, सिग्नेचर करके कि रखो, बाद में पैसा दे देना, दे देंगे तो वापस कर देना। तो ये सब जो है, इस तरह की विवाद मीडिएशन से कैसे सुलझाए जाते हैं? तो मीडिएशन में तो दोनों पार्टी जो आते हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया हम जानना चाहते हैं। दो मीडिएशन, एक मीडिएशन प्री मीडिएशन है ना, हाँ, और दूसरा है पोस्ट मीडिएशन। हाँ, माने कोर्ट के पहले और कोर्ट के बाद, कोर्ट भेजे या कोर्ट के पहले, तो ये दोनों के बारे में थोड़ा बताएं। ये कोर्ट के पहले तो कोर्ट में आप जाते हैं, कोर्ट में आप अपना प्रॉब्लम को देते हैं और कोर्ट रेफर कर देती है मीडिएशन जी। तो जब मीडिएशन में ये केस आता है तो वहाँ जो मीडिएटर, हम लोग जैसे मीडिएटर बैठते हैं, तो हम लोग देखते हैं दोनों पार्टी के साथ वो अपने वकील के साथ आते हैं, और हम लोगों का बड़ा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड है वो। तो स्ट्रक्चर होने के कारण सुविधा भी हो जाती है। और हम लोग जैसे मीडिएटरों का काम ये रहता है कि उनके बीच में संवाद को फैसिलिटेट कर देना, ताकि जो भी उनका आपस की झगड़ा है, आपसी झगड़ा है, वो खुद उसका निराकरण करें। हम लोग उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। एक कम्युनिकेशन जो मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो गया था, मिसकम्युनिकेशन हो गया था, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो सलट जाए, जो आपसी झगड़ा है। तो इससे सुविधा बहुत है उन लोगों को। दोनों लड़ करके आते हैं और ईगो में आते हैं, चलो हम कोर्ट में देख लेंगे तुमको, हाँ, है ना? हाँ। तो ऐसी स्थिति में संवाद कैसे कायम होता है दोनों? हाँ, ये वहां भी तो हो सकता है लड़ाई करने लगे। बिल्कुल, वो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग हाईकोर्ट वाले जो आता है हमारे पास में झालसा में, तो वो सिविल कोर्ट वगैरह के बाद होकर आता है, तो ऑलरेडी झगड़ा किए हुए हैं, बड़ा तनाव में रहते हैं वो लोग, बहुत तनाव में है। तो फर्स्ट सिटिंग में तो वो जो डिसाइड करके आते हैं उसी पर रहता है डिसीजन कि हमारा बस यही है, इससे बेसी हम कुछ नहीं करेंगे। तो दो अवस्था होती है। एक अवस्था ये होती है कि एक पार्टी ने कुछ डिमांड कर लिया कि भाई देखो मेरे को ये दे दो और मैं चाहता हूं कि सेपरेट हो जाए, तलाक मामला सलट जाए और एग्रीमेंट हो जाए। और दूसरा ये भी रहता है कि देखिए हम तो चाहते हैं साथ में रहना, लेकिन ये प्रॉब्लम्स है, हम लोग रह नहीं सकते हैं।
तो ये दोनों अवस्था में उसको हम लोग बताते हैं कि भाई देखो, दोनों अवस्था में कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग आपस में ही कुछ कर सकते हो। तो बाहरी जो शक्ति है जो आपको डिस्टर्ब करते है या आपको उकसाती है, उसको आप छोड़कर आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक रखिए और हमारे चेंबर में बैठिए, बातचीत कीजिए, हमसे भी बात कीजिए और दोनों एक दूसरे से बात कीजिए। तो स्ट्रक्चर्ड है कि हम लोग करते हैं, पहले एक पार्टी से बात करते हैं, फिर दूसरे पार्टी से बात करते हैं, फिर पहले वाली पार्टी को बुलाते हैं, भाई तुम क्या चाहते हो, फिर दूसरी वाली पार्टी को बताते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, दोनों का आपस में। इस तरह से हम लोग 3-4 जो भी सेशंस होते हैं वो लेते हैं और उससे हमने पाया है कि लोगों में काफ़ी सेटिस्फैक्शन है और मामला सलट जाता है। हमने करीबन 40-50 केस देखा होंगे, उसमें से करीब हमको लगता है कि 30-32 केस तो सलट गया। अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं, दोनों पति पत्नी जॉब कर रहे हैं और दोनों बेहतर जॉब में हैं। 7 साल लिव इन रिलेशन में रहे, 10 साल लिव इन रिलेशन में रहे, उसके बाद शादी की। शादी के 6 महीने के बाद जो है कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे, 2 साल के बाद बच्चा हो गया, कह रहे हैं कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि दोनों का मन नहीं मिलता है, दोनों एक दूसरे पर लगते हैं। उस सिचुएशन में आमतौर पर लड़कियां छुटकारा में दावा करती हैं कि हमको मेंटेनेंस दिलाया जाए। बिल्कुल। उस मेंटेनेंस में जब दोनों जॉब कर ही रहे हैं, दोनों की कैपेसिटी है अपने को पालने, अपने बच्चे को पालने की, तो वैसी स्थिति में कैसे मामले को निपटाते हैं आप लोग? डिमांड भी होता होगा बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि आईटी सेक्टर में तो बहुत हेवी पैकेज है और जितना हेवी पैकेज है उतना ज्यादा इस तरह का तनाव है, उतना ज्यादा लड़ाई है। बिल्कुल। तो उस तरह के जब मामले आते हैं तो कैसे सलटाते हैं आप लोग? एक तो यहाँ सिविल कोर्ट से होकर के हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से फिर आप यहाँ भेजाइए, भाई एक बार ट्राई करते हैं मध्यस्थता में थोड़ी बात बन जाए। अब डिमांड होता है 1 करोड़ रुपया चाहिए, हाँ 10 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ ऐसा बिल्कुल आया है। मेरे पास तो एक दिल्ली का केस था जो यहाँ हाई कोर्ट में चल रहा था, उसने रेफर कर दिया और ऑनरेबल जस्टिस ने कि भाई आप इसको देखिए। तो हमने देखा क्या कि बच्चे के रहने से पहले तो हम लोग चाहते हैं इस बात को उन दोनों पार्टी के बीच में बताना कि ये जो बच्चा या बच्ची जो आई है इस पृथ्वी पर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों पर है। बिल्कुल। और बहुत आसान नहीं है कि आप इसको पैसा दे दीजिए और अपने को आप छुड़ा लीजिए, या तो आप पिता हैं या माता हैं, जो भी हो, तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका भविष्य इस पृथ्वी पर आने का पर उसका भविष्य आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो समझौता करना है कीजिए, तो उससे एक बात बन जाती है और दोनों को मजबूरी रूप में दिखना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि वो लोग दोनों बच्चे के चलते एक साथ होने लगे हैं और बहुत सारा जो बात मिसअंडरस्टैंडिंग थी, झगड़ा था, उसको लोग बच्चे के चलते उसको मान लिए हैं कि हम लोग भविष्य में बच्चे को ही केंद्रित करते हैं। कहते हैं ना कि जब पति पत्नी का एक कॉमन गोल हो तब उसमें झगड़ा होने में उसकी संभावना कम होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं तो झगड़ा होना ज्यादा स्वाभाविक है और उसमें कंपटीशन आ जाती है। जैसे कि आपने कहा कि नौकरी करते हैं दोनों और एक का अर्निंग ज्यादा है, दूसरे का अर्निंग कम है, उसके बाद वो एक्सपेंडिचर, तो जब केंद्रित कर देते हैं बच्चे पर, कॉमन गोल हो जाता है, तब वो झगड़ा काफी कम हो जाता है। तो ऐसा भी हुआ है कि लोग, जैसे आपने कहा कि एक डॉक्टर थे, उनकी पत्नी भी डिमांड कर दिया 1 करोड़। तो एक पार्टी से हमने पूछा कि भाई आप डिमांड है, तो सीधा उनका कहना है कि भाई ये तो संभव नहीं है, ये तो असंभव है, आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि हम कुछ कर भी सकें। तो उसमें होता है क्या है कि दूसरी पार्टी जिसने डिमांड किया उसको भी बताना पड़ता है कि भाई देखो ऐसा कुछ तुम डिमांड करो जो कि वो सक्षम हो देने के लिए और थोड़ा कष्ट भी हो, लेकिन दोनों में ऐसा हो कि दोनों खुश रहे। ऐसा भी नहीं हो कि जबरदस्ती मीडिएशन में उसको कमिटमेंट कर दिया कि भाई हमको देना पड़ा, रोते हुए नहीं जाना। हम लोग मीडिएशन में बताया गया है कि भाई बोथ शुड बी हैप्पी व्हेन दे कम टुगेदर और व्हेन दे सेपरेट। तो वो मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं और हो जाता है। कभी कभी तो नहीं भी बात बनती है, लेकिन अक्सर उनको समय देना पड़ता है और समय देने पर देखिए डायरेक्शन देने की बात होती है। ये जो पति पत्नी का झगड़ा है ये अक्सर हमने देखा है कि आउटसाइड इफेक्ट्स के चलते ज्यादा होता है। कभी बोलता है कि भाई हम इनके माता पिता इनके साथ में रहते हैं तो हम नहीं रह सकते हैं, हमको उतना फ्रीडम नहीं है। यही हम आपसे पूछने वाले थे, 2 चीज इसमें था। एक तो ये था कि इस मोबाइल फोन ने जी
माता जी को थोड़ा ज्यादा अधिकार दे दिया है कि बेटी ने आज क्या खाया, आज क्या कपड़ा पहना, कैसे सोई, कितना आमदनी हो उससे कितना खर्चा की। तो यह हस्तक्षेप यानी कि परिवार का जो यह हस्तक्षेप है वो उस लाइफ को ज्यादा डैमेज कर रहा है, मुझे लगता है। दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है कि बहुत सारी चीजें साथ रहने में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। बिना बर्दाश्त के, बिना एडजस्ट किए रह नहीं सकते हैं। ये एक सिरे से गायब है। जब तक प्रेम तभी तक है जब तक लिविंग रिलेशन में है। जहां लिविंग रिलेशन से शादी में कन्वर्ट हुए उसके बाद तो शुरू हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ। और बच्चा भी केंद्र में नहीं रह जाता है, केंद्र में नहीं रह जाता। अब बच्चा वसूलने की वो वस्तु बन जाता है कि हम इससे बच्चे के नाम पर क्या और कितना वसूल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को होता है कि ठीक है बच्चे को आप रखो चाहे हम रखें, हम आपको नहीं मिलने, हम अरे भाई बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी से बच्चे आए हैं। तो जो बच्चा आया है उसके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी तो होगी। और तीसरे ये कि आपकी निगाह सीधे उसकी कमाई पर है और उसकी संपत्ति पर है। उसके पास इतना संपत्ति है तो उसमें तो हमको इतना हिस्सा चाहिए ही चाहिए। एक तो दिक्कत ये है कि हम लोग के यहाँ ये ट्रेंड है कि इकोनॉमिक्स मामलों में लोग बहुत कमजोर होते हैं, पढ़ते ही नहीं है उस तरह की चीजों को। और दूसरे की जुडिशरी के जो फैसले आते हैं उसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं कि भाई आप भी जब अकाउंटेबल हो उसके लिए और आप सक्षम भी हो, दोनों चीजें हैं, आप सक्षम भी हो, तब इस तरह के दावा करके 5 साल जिंदगी घसीटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो भी कहेगा चलो तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, तो 10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे आपके, लाइफ ही खत्म हो जाएगा। जो स्पैन है लाइफ का एंजॉय करने का वही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जब कन्विंस करते हैं इस तरह के मामलों में माता पिता का हस्तक्षेप, क्या कि आपको ध्यान होगा कि माता पिता भी पहुंच जाते हैं मेडिसिन, बिल्कुल, और वो थोड़ा ज्यादा हस्तक्षेप करने लगते, वहां भी हस्तक्षेप करने लगते। बहुत सही और एकदम सटीक बात आपने कहा जी। और ये जो माता पिता का हस्तक्षेप है वो पत्नी के तरफ से भी बोलिए और पति की तरफ से बोलिए, दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ही तरफ ज्यादा, दोनों तरफ से है। और जैसे आज मैं गया था मेडिएशन में और आश्चर्य की बात है कि मैंने पूछा कि शादी कब हुई, तो 2000 नवंबर में शादी हुई, 2020 में नवंबर में शादी हुई, दिसंबर में शादी हुई, और 2021 नवंबर में लड़की को लड़के की माता ने जाके उसके घर पे छोड़ दिया। तो 10-11 महीना आप साथ में रहे, उसके बाद 2 साल अलग रहे। नहीं वो कैसे छोड़ी? हस्बैंड जो था उसका, तो हस्बैंड ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते? हस्बैंड नहीं हस्तक्षेप क्यों? क्योंकि वो तो अपने माता पिता के साथ में रह रहा है, वो उनका जो प्रभाव है ज्यादा है और वो अपना बुद्धि लगा नहीं पा रहा है और ज्यादा बात वो सुन रहा है। उसको तो जजमेंट करना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी है, तुमको तो बर्दाश्त। और यही चीज हम उसको समझा रहे थे आज कि तुम 10 महीना या 11 महीना साथ में रहे, उसी में तुम जज कर लिए कि नहीं नहीं सर हमारा मन से उसका ये मिलता नहीं है, माइंडसेट अलग है। तो 10 महीना में तुम्हें अभी तो तुम जीना नहीं शुरू किए हो शादीशुदा जिंदगी, और तुमने 10 महीना 11 महीना में डिसाइड कर लिया कि हमारे साथ नहीं बनेगा। भाई जब शादी होती है तो ये तो युग युगांतर की बात हो जाती है, 7 फेरा लगाते हैं 7 जन्म के लिए। एक और कारण आपको नहीं लगता है कि पहले शादियां जो होती थी उसमें तरह तरह से लोग लड़के और लड़की के बारे में जानकारी हासिल करते थे, अब सिर्फ पैकेज हासिल करते हैं। बिल्कुल, पैकेज उसका कितना है आप याद करिए, पहले जो शादियां होती थी पूंज कितना बड़ा है, पुआल का पूंज जो है वो कितना बड़ा है उसके हिसाब से शादी तय होती थी। तब लड़का भेजा जाता था, कोई हजाम गया कोई हजामिन गई, वो चुपचाप जाकर पता करके आई लड़के के बारे में लड़की के बारे में, फिर दूसरे नाते रिश्तेदारों से वहां से खबर कराया गया क्या है नहीं है। तो उस तरह की शादियां टूटने की गुंजाइश कम थी, और चूंकि लिविंग रिलेशन का पैटर्न भी नहीं था, यह भी एक बड़ा कारण था, बहुत बड़ा कारण। तो 2 अनजान बच्चे आकर के, और शादियां जो भारतीय परंपरा में होती हैं हमेशा लड़की लड़के के घर जाती है। रेयर केस में वो कंप्लीट अपवाद हो सकता है कि लड़का लड़की के यहाँ आता है, नहीं किसी भी धर्म किसी भी जाति में जो शादियां होती हैं आमतौर पर, तो वैसी स्थिति में एक अनजान लड़की आई है तो अनजान लड़की को वहां एडजस्ट करना घर में आपके माहौल में, एक माहौल छोड़ करके आई तो समय देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल समय देना, वही मैं समझा रहा था लड़के को कि देखो तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, तुम्हारी माताजी हैं, पिताजी हैं और मैं हूं, और लड़की आई है बाहर से, अभी 10 महीना 11 महीना आपके घर में रही है, उसको पता नहीं है, वो जन्म ली है कहीं 20-22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष वहां रही, वहां का माहौल दूसरा था, आपके घर का माहौल दूसरा है, लोगों का विचार दूसरा है, बैकग्राउंड दूसरा है, तो उसको आपको समय देना होगा, कुछ बर्दाश्त करना होगा, समझना होगा। आप इस तरह से एकदम एडमेंट हो जाइएगा, एक स्टैंड ले लीजिएगा कि नहीं मैं जो बोलूं वही सही है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो निभाना है, आप सोच लो क्या करना है, तो सोचो इस पे। तो ये जो हस्तक्षेप है और जो पैसा एक कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मान लिया एक केस में ऐसा भी हुआ कि लड़की जो है काम कर रही है, लड़का कोई रेगुलर इनकम नहीं है उसका, अब लड़की जो है उसको अपना वर्चस्व बना के रखी है परिवार में, लड़का जो है रहता है अपने घर में, लड़की भी उसी घर में रहती है, बहू है,
लेकिन वो तो बहू है लेकिन कमाने वाली है, तो उसका तो अपना है कि भाई मैं किचन में काम कैसे करूंगी, मैं तो सुबह जाती हूँ, मैं शाम को लौटती हूँ, मेरे को सब दोनों पॉसिबल भी नहीं है कि 8 घंटा नौकरी भी करे, खटे भी और आकर फिर घर में यहाँ। और लड़के वाले के घर वाले हैं कि नहीं तुम बहू हो तो तुम्ही को ये सब चीज देखना है। तो दोनों को एडजस्ट करने की जो बात है ये, और दिन जैसे बढ़ता, जैसे आपने कहा आधुनिक जीवन जो हमारा जो है बहुत बदल चुका है, तो इसमें दोनों में एडजस्टमेंट होना बड़ा बहुत बड़ा काम। इसलिए शादी होने के पहले हमको लगता है कि जो लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, लड़के और लड़की दोनों को भी एक क्लास वगैरह होना चाहिए, जिससे कि लोगों को समझा सके कि देखो तुम शादी करने जा रहे हो, लड़की को तुम देखे हो, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छे घर से आ रही है, लेकिन तुम्हारे पास रहेगी तो कोई दिक्कत भी हो सकती है। और लड़की वालों को भी समझाओ कि भाई तुम लड़के के यहाँ जा रहे हो, देखो उसको बताया गया है कि बहुत आमदनी है उसका, लेकिन पता चला कि वो लड़का कुछ काम नहीं करता, पिताजी का जो बिजनेस है उसी में जाकर बैठता है, उसका अपना कोई इनकम नहीं है, तो अब लड़की को अनकंफर्टेबल लगता है उस स्थिति में। तो इस तरह से लड़के के तरफ वाले भी कुछ बात को छिपा जाते हैं, लड़की वाले भी छिपा जाते हैं और एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। तो इस तरह एक चीज मुझे लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है, पता नहीं पश्चिम के बारे में हमने सुन रखा है कि वहां पर पहले साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग होती है, लड़के लड़की की दोनों एक दूसरे के बारे में पता करके तब शादियां होती है, ताकि शादी नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा खंडन वही है जी, पश्चिम में ही सबसे ज्यादा शादियां टूट रही हैं। और शादियां टूटने के कारण जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ नहीं था, तब नहीं टूट रही थी। अब चूंकि वहां भी पश्चिम का हम नकल कर रहे हैं तो यहाँ भी टूटने लगा। दूसरे की संपत्ति विवाद, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें संपत्ति विवाद के बारे में। संपत्ति विवाद एक तो है कि आप चेक जो देते हैं किसी को, अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आज ही अखबार में आया है कि गुमला में हाईकोर्ट, ये कह रहा है गुमला कोर्ट ने इसमें चेक बाउंस के मामले में पहले समझाने की कोशिश की भाई पैसा दे दो, वो अपना नखड़ा करते रहे, तो उनको 6 महीने की सजा दे दी और टोटल पैसा सूद के साथ लौटाने का भी आदेश दिया जी, कि आपने जो पैसा लिया है, इसलिए कि चेक बाउंस के मामले में जो चेक देता है जी कंप्लीटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल, ये तो कानून है। यहाँ कोर्ट बहुत सारे मामलों में, लगभग सभी मामलों में मीडिएशन में भेजता है कि आप मीडिएशन में जाइए, वहां पर नखड़ा करने लगते हैं। लेकिन आपने जब दिया, जिस भी भरोसे से दिया हो, आपने दिया तो बिल्कुल साइन तो आपका है ना भाई, बिल्कुल। जब साइन आपका है और वहां जाकर कहते हैं ऐसा था तो वैसा था, तो इस तरह के मामलों कैसे सुलझाते हैं आप लोग? इसी से मिलता जुलता एक मामला मेरे पास आया था। उसमें ऐसा था कि कोविड के पहले 2 दोस्त थे, तो एक दोस्त ने कहा कि भाई ठीक है मैं कुछ करना चाहता हूं, तो जो पैसा वाला दोस्त था उसने उसको 3-4 करोड़ रुपया दे दिया कि भाई लो तो बिजनेस करो। तो उसने क्या किया कि होटल खोल दिया। होटल खोलने के बाद हुआ क्या, अग्रीमेंट जैसे बातचीत की दोस्ती की बात है, बातचीत हो गई, पैसा दे दिया, बोला क्या करोगे, तो मैं होटल खोलूंगा, लो पैसा दे दो, दे दिया, मैं तुमको समय पर आते आते मैं लौटा दूंगा, ठीक है तुम लौटा देना, विश्वास की बात है, ट्रस्ट की बात है, ठीक है कर दिया। हुआ क्या, बीच में कोविड हो गया। कोविड हो गया तो 1 साल तो आपकी होटल बंद हो गई, 1 साल का लगभग 2 साल लगभग बंद हो गई। तो वो पैसा बेचारा लौटा नहीं सका, कुछ पैसा लौटाया। अब उसने केस कर दिया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने इसको बोला कि भाई मीडिएशन में दे दो। मीडिएशन में जब आया तो हम लोगों ने पूछा, जो देने वाला है पैसा वो आ रहा है मीडिएशन, जो लेने वाला है वो नहीं आ रहा। तो हमने पूछा कि भाई मामला क्या है? तो बोलता है कि नहीं सर, वो बोलता है कि हमने जो देने वाला है वो बोला कि देखिए सर अभी हम लोग 1.5 करोड़ करीब दे चुके हैं, और अभी आप बोलिएगा तो करीब 20 लाख हम अभी लेके आए हैं, हम उतना दे देंगे, और एक टाइम फ्रेम हम डिसाइड कर लेते हैं, हम किस्त में हमको लौटा देंगे। तो हमने बोला कि ठीक है हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्ट होगा, बैंक इंटरेस्ट होगा, अगर उसमें एग्रीमेंट होगी तो आप बैंक इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। तो सर जैसा आप लोग मीडिएशन में करेंगे। तो जो देने वाला पार्टी रेडी है, लेने वाला पार्टी, मैंने कहा कि भाई बात क्या है, तो बोला कि नहीं सर वो बोलता है कि जो होटल और जो प्रॉपर्टी है वो सारे नाम पे कर। तो सर आज उसका वैल्यूएशन इज डबल, मोर देन डबल। तो बोलता है सर वो तो फिर हम तो बिक जाएंगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्टैसिस क्रिएट हो जाता है एक। तो इस तरह में दिक्कत है। नहीं, वो जो एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट में इन दोनों के बीच में पैसे का लेन देन का हिसाब होना था या आमदनी का हिसाब होना था, तो उसमें एक साधारण एग्रीमेंट था कि जब चाहेंगे तो जब होगा समय होगा तो 3-4 साल में 5 साल में यह पैसा लौटा उसका अड़े रहना, जो कंप्लेनेंट है उसका अड़े रहना तो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो लेकिन यही है, नुकसान पहुंचा रहा है, और वो बोल रहा है जाके क्लेम कर रहा है कि हमारा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो आ भी नहीं रहा है, टाइम बढ़ा रहा है, ड्यूरेशन बढ़ा रहा है ताकि हम क्लेम कर सकें और इंटरेस्ट के साथ। तो ये जबरदस्ती वाली बात है, जबरदस्ती वाली बात है। एक और मामले में संपत्ति से ही मामला जुड़ा हो, उसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, वो है जमीन का मामला। जी, जमीन के मामले में आप देखिएगा कि लगभग हर हिंदुस्तानी
अपवाद हैं, यहाँ भी होंगे ही। जब अपना मेड़ पड़ जाता है तो एक कुदाल अपनी तरफ कोशिश करता है दूसरे पार्टी का कर लेने का, और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाती हैं। वो तो एक है ही। दूसरे की पारिवारिक जो ये है क्या नाम है जमीन बंटवारा, वो हमको लगता है कि 3-4 पीढ़ियों से नहीं हुआ है, वही चल रहा है। किसी ने उसमें से कुछ सल्टा दिया, किसी ने उसमें से कुछ सल्टा दिया। तो इस तरह के मामले जब आते हैं तो इस तरह के मामलों में मीडिएशन में कैसे सुलटाया जाता है? इसलिए कि वो तो ये लोअर कोर्ट से होकर के आप यहाँ पहुंचा है, यहाँ नहीं कुछ हुआ तो हाई कोर्ट में उसने अपील किया, या एक के खिलाफ फैसला गया तो उसने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट में से फिर आपके पास आया मीडिएशन में। इस तरह के मामले की जो संपत्ति का मामला है कि भाई जो बेच दिया वो तो लौटने वाला नहीं है, उसके पास अगर हैसियत है तो उससे कहा जा सकता है कि भाई तुम इतना इसमें करो, इसका हक बनता है ये दो। इस तरह के बहुत सारे मामले आते होंगे आप लोग पास। तो अंततः एक केस ऐसा आया था जिसमें बंटवारा होने के पहले एक पोर्शन जो है एक भाई ने बेच दिया, और जब बंटवारे का समय आया तो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि आपको तो चूंकि आपने वो जो बेच चुका है तो बाकी जो हिस्सा है उसमें आपका हिस्सा तो काट के हम लोग देंगे। तो ये अड़ गया कि नहीं, वो तो ऐसा है कि जब पिताजी लिखे हैं कि इक्वल बंटवारा होना चाहिए मेरे जाने के बाद, तो जो बचा हुआ है उसमें से हमको दो। तो ये एकदम अड़ियल वाली बात हो गई थी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जब इस तरह की बात होती है तो ये समझौता वाली बात है, आपस की बात है, भाई हो तुम लोग, ब्लड रिलेटेड हो, सिबलिंग्स हो, तो सोच समझ के करो। तुम थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी तुम ये मानते हो कि तुम एक पोर्शन बेच चुके हो, तो हाँ सर बेच चुके हैं, तो इसका मन है कि आप तो भाई तो फिर क्यों क्लेम कर रहे हैं? तो नहीं सर, वो तो ऐसा लिखा हुआ विल में कि मेरे जाने के बाद जो है बाकी संपत्ति का तो वो चारों भाइयों में बंटना चाहिए, इसलिए मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई अब आप लोग ये बैठकर डिसाइड कर लो आपस में, इसमें हम लोग कुछ सजेस्ट नहीं कर सकेंगे, यही चाहेंगे कि एक समझौता होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से ये केस अगर लटका रहेगा तो ये सालों साल चलता रहेगा। ये सालों साल चलता रहेगा तो आपको घाटा होगा। जो भी हो थोड़ा उसको थोड़ा अपने को ये मानकर कॉम्प्रोमाइज करके और चलो। तो लोगों ने अंततः देखा, हमने 2-3-4 सीटिंग के बाद में केवल एक समझौता वो लोगों ने कर लिया, और सबको मान्य था। तो सबको जब मान्य था तो हो जाता है, संवाद होने से ही होता है। मध्यस्थता जिसके बारे में अभी डेविड साहब ने बताया कि दोनों को विन विन सिचुएशन में कि दोनों खुश होकर के लौटे, इसलिए कि दोनों की राय, दोनों की सहमति से ही मध्यस्थ समझौते कराता है, सुलहनामा बनाता है। इसलिए आपके जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, इस तरह के जो पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामले हैं, उन मामलों में खुद भी आप अदालत से दरखास्त कर सकते हैं कि हमारे मामले को मीडिएशन में भेज दिया जाए। और वैसे भी अदालत में लगभग इस तरह के सभी मामलों को मीडिएशन में भेजती हैं। मीडिएशन में अगर आप जाएंगे, दोनों के बीच बातचीत होगी, तो जो संबंध टूट गया है वो संबंध ठीक होगा, बातचीत शुरू होगी, और जो गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी भी खत्म हो जाएगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।